आपको मिलवाएंगे डॉन की वांटेड दुल्हन से। उससे पहले एक और दुल्हन की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, एम्बियंस लीजिए। दुल्हन फायर कर रही है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। शादी का मौका है, तस्वीर उत्तर प्रदेश की है और देखिए दुल्हन मंच पर बैठी है और एक के बाद एक पिस्तौल से फायर कर रही है। एम्बियंस बढ़ाइए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के हाथरस की तस्वीर है, जहां शादी का मौका था। दूल्हा दुल्हन मंच पर बैठे थे और पीछे जो शख्स खड़ा है सफेद पैंट काली शर्ट में, उसने ये रिवॉल्वर दी और उसके बाद दुल्हन ने एक के बाद एक फायर करने शुरू कर दिए। और इसी तरह की फायरिंग खतरनाक भी होती है। डॉन की वांटेड दुल्हन से मिलवाएंगे, लेकिन ये धाएं धाएं करने वाली दुल्हन है। आइए अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि नवाज शरीफ की बेटी को लोग विदेश में कह रहे हैं आपके पिता चोर हैं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। नवाज शरीफ की बेटी है ये, मरियम नवाज। इनको किसी ने रोक लिया, इन्हें लगा मेरी आज सेल्फी लेगा, लेकिन सेल्फी तो ली नहीं, सवाल पूछ लिया आपका पूरा परिवार चोर है। सुनिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। What do I say? Say, my family are safe. Is your family are safe? Can you say my family are safe? What do I say? Say, my family are safe. Is your family are safe? सोचिए, मरियम नवाज ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि बाहर ऐसा तजुर्बा मिल जाएगा। उन्हें लगा फैन फॉलोइंग बहुत है, सेल्फी ले लें। कोई सेल्फी लेने आया और सेल्फी लेने वाला समझदार था, उसने कहा बोलो तुम्हारा परिवार चोर है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। डॉन की वांटेड दुल्हन की बात मैं करने जा रहा हूं। डॉन अतीक ने बेटे को लॉन्च किया। असद को डॉन बनाया उमेश के मर्डर से, लेकिन इस उमेश के मर्डर में अकेले असद नहीं था। अगली तस्वीर दिखाइए। असद के साथ साथ एक दुल्हन भी थी। ये दुल्हन फरार है, इसका कोई पता नहीं। योगी की पुलिस खोज रही है। देखिए जरा ये डॉन की दुल्हन है कौन जो वांटेड है। उमेश के मर्डर से डॉन अतीक ने बेटे असद को लॉन्च कर दिया, लेकिन छोटे डॉन के डेब्यू में उसकी होने वाली दुल्हनिया का भी रोल है। क्या जो स्क्रिप्ट डॉन अतीक ने लिखी उसमें बेटे असद के साथ उसकी होने वाली बेगम का किरदार पहले से तय था, या छोटे डॉन को बचाने के लिए दुल्हनिया खुद कूद पड़ी? उमेश की हत्या में असद और उसकी दुल्हनिया दोनों शामिल थे। छोटा डॉन बंदूक लेकर सड़क पर थाए थाए कर रहा था, तो असद की दुल्हनिया साजिश में शामिल थी। योगी की पुलिस से छोटा डॉन भागा भागा फिर रहा है, तो अतीक की छोटी बहू भी फरारी काट रही है। आइए आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये डॉन की दुल्हन कौन है। असद ने उमेश का मर्डर किया, असद से किसकी शादी होने वाली थी? कौन है जो उमेश की हत्या में शामिल है? ये आप देख रहे हैं। अतीक भी दूल्हे के पिता बनकर बारात में जाने की तैयारी में थे। असद वांटेड है और उसके बगल में उसकी होने वाली पत्नी भी वांटेड है। क्यों? अतीक के बेटे का निकाह तय हो गया था और अतीक की बहन आयशा नूरी, यानी इनकी जो बहन है अतीक की, उनकी बहन की बेटी से, आयशा नूरी की बेटी से, आयशा की बेटी का नाम है उंजिला। उंजिला से शादी होने वाली थी असद की, और पिछले साल असद उंजिला की सगाई भी हो गई थी। दोनों की निकाह की तैयारी चल रही थी कि जल्दी दोनों की शादी कर दी जाएगी, लेकिन असद ने उमेश की हत्या कर दी उससे पहले। इसके बाद से असद लगातार फरार है। कहां है नहीं पता, पुलिस खोज रही है। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी योगी की पुलिस ने घोषित कर रखा है। प्रयागराज पुलिस ने उंजिला को भी वांटेड घोषित किया है। असद की दुल्हनिया पर शूटर्स की मदद का आरोप है कि यह भी
शूटर्स की मदद कर रही थी और सबूत मिटाए हैं इसने। उनजिला पर सबूत मिटाने का भी इल्जाम है। आयशा और दोनों बेटियों पर जल्द इनाम भी घोषित हो सकता है, यानी असद की दुल्हनिया पर इनाम जल्द ही घोषित किया जा सकता है। उनजिला के पिता इखलाक गिरफ्तार हो चुके हैं। इखलाक ने शूटर्स की मदद की थी और गुड्डू मुस्लिम से गले मिलते हुए सीसीटीवी में दिखाई दिए थे। अतीक की बहन आयशा की भी तलाश तेज है, वो भी फरार है। यानी दुल्हनिया की जो मां है वो भी फरार है, पिता गिरफ्तार है। उमेश पाल मर्डर में आयशा भी आरोपी बनाई गई है और अतीक की बहन बहनोई के बाद बेटियों पर भी आफत है, यानी दुल्हनिया के अलावा इसकी बहन भी है, वो भी फरार है। मतलब उमेश पाल केस में डॉन का पूरा परिवार घिर चुका है। अतीक और शाइस्ता, असद, अली और अशरफ पर पहले से आरोप है। अब अतीक की बहन का पूरा परिवार घेरे में है। मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि आखिर ये जो डॉन की दुल्हनिया है, इसकी माता जी कौन है। उनको आपने कई बार टीवी पर देखा होगा। दिखाइए तस्वीरें, ये आप देख रहे हैं, ये आयशा नूरी की तस्वीर दिखाइए। ये आयशा नूरी है, अतीक की बहन है और अतीक की बहन से ही छोटे बेटे की शादी होने वाली थी। इनके पति कौन है, अगली तस्वीर दिखाइए। इनके पति हैं इखलाक। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है मेरठ से, अतीक के बहनोई। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये किससे मिले थे, ये जो गले मिल रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम जब पहुंचा इनके घर मेरठ में तो ये गले मिले गुड्डू मुस्लिम के। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये काला बैग जिसमें पैसा था, ये पैसे का बैग गुड्डू मुस्लिम को यहां से मिला इखलाक के पास से। और गुड्डू ये पैसा लेकर कहां पहुंचा ये मैं आपको बताऊंगा। ये पैसा कहां पहुंचाया जाना था, इस पैसे को दरअसल लेकर आना था दिल्ली तक। क्यों? क्योंकि दिल्ली में मौजूद था अतीक का बेटा। देखिए जरा, प्रयागराज से भागकर ये मेरठ पहुंचा और मेरठ से दिल्ली पैसों का बैग आया। असद के पास ये पैसों का बैग पहुंचाया गया। तो लेकिन असद दिल्ली में था तो कहां था, असद किस इलाके में रुका हुआ था, असद की सही लोकेशन देश की राजधानी दिल्ली में कौन सी जगह पर थी। तो दरअसल दिल्ली में संगम विहार में रह रहा था असद। ये आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का संगम विहार इलाका है। बताया जा रहा है अतीक का बेटा उमेश की हत्या करने के बाद इसी इलाके में रुका और कई दिन तक यहां ठहरा था। यानी उमेश की हत्या के बाद शूटर्स और असद के फरार होने का पूरा रूट मैप बनाया गया था और रूट मैप के बाद ये फरार हुआ। हमारे सहयोगी लोमस की रिपोर्ट देखिए अतीक के उस दफ्तर से जिसे योगी ने ढा दिया था। यहाँ पर ये पूरा गोदरेज है और आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर पेपर पड़े हैं, कई सारे फाइलें पड़ी हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसमें उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई कुछ सबूत भी हो सकते हैं, जैसे कि रोड मैप किस तरीके से शाइस्ता परवीन को भगाना है, इस पूरे मामले में शामिल उनको भगाना है, उसके सारे रोड मैप यहां पर अभी भी पड़े हो सकते हैं, जिसकी तलाश पुलिस को भी है। और साथ ही गुर्गे ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो फाइल पुलिस को ना लग पाए, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी और उसकी फाइल पुलिस तक हाथ ना लगे। और गुर्गे भी इन ऑफिस और जो घर अतीक का उस पर नजर बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है, जो प्रयागराज पुलिस है, लगातार इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो शाइस्ता परवीन है, जो इखलाक की पत्नी है, जो उनकी दो बेटियां हैं और साथ ही असद है और गुड्डू मुस्लिम जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तो आपने लोमस की रिपोर्ट देखी। अब मैं आपको बताता हूं कि असद कहां छिपा था। दिल्ली में अतीक का बेटा असद था और पुलिस चारों तरफ खोज रही थी कि आखिर असद गया कहां, लेकिन असद यहां छिपा था। देख रहे हैं आप, दिल्ली में उमेश पाल की हत्या के बाद यह असद आप देख रहे हैं। अतीक का बेटा दिल्ली में 15 दिन तक रुका था। 15 दिन। मार्च महीने के शुरुआती दिनों में ही असद दिल्ली आ गया था। 24 फरवरी को उमेश की हत्या हुई, मार्च में यह दिल्ली में था। दिल्ली के संगम विहार इलाके में आकर ठहरा हुआ था। जावेद नाम के शख्स के घर में रुका था असद। दिल्ली से असद ने एक शख्स को मेरठ भेजा। उस शख्स को मेरठ से पैसे लाने को कहा गया। ये वही पैसे जो इखलाक ने दिए थे। मेरठ से पैसा लाकर उस शख्स ने असद को दिल्ली में दिए। अतीक का पुराना ड्राइवर दिल्ली में रहता है और उसने असद के लिए मेरठ से पैसे लाने में मदद की। दिल्ली में असद के 3 मददगारों की पहचान हो गई कि देश की राजधानी में किसके जरिए रुका। ये तीनों ने
असद को दिल्ली में छिपने में मदद की और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जीशान और खालिद को संगम विहार से पकड़ लिया गया है। दोनों को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। योगी कह रहे हैं जो एक्शन ले रहे हैं, डॉन के बेटे फरार हैं, भागे भागे फिर रहे हैं पुलिस से। पूरी डॉन की पीढ़ियां भी योगी के खौफ से, पुलिस के खौफ से डरती फिर रही। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। अब आपको बताने जा रहा हूं एक दिलचस्प खबर और बड़ी खबर। खबर यह कि उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग कहां हुई। पहली बार आपको बताने जा रहा हूं उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग यहां हुई। यह जो जेल आप देख रहे हैं यह है यूपी का बरेली जेल। इसी बरेली जेल में उमेश के मर्डर की प्लानिंग हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और इसी बरेली जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ। अशरफ ने ही यह सारी प्लानिंग की। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा जब अशरफ से पूछा गया तुमने इसी जेल में प्लानिंग की, तो अशरफ ने कहा नहीं, मैं तो जेल में किसी से मिलता भी हूं, अपने वकील से, तब भी लोग बैठे रहते हैं। सुनिए जरा अशरफ को। 11 फरवरी को कौन लोग आपसे मिलने आए थे यहाँ पर उमेश पाल की हत्याकांड से पहले? मिलने आते हैं तो एलआईयू बैठ के मुलाकात कराती है। हाँ। कौन आएगा मुझसे मिलने? लेकिन 11 के आरोप पे आप 9 लोग मिलने के लिए आए थे और उनका नाम है शामिल है। 50 कैमरे लगे हुए हैं। एलआईयू के सामने मेरी मुलाकात कराई जाती है। अधिवक्ता तक के सामने बैठा के एलआईयू के सामने मुलाकात कराई जाती है। तो डॉन का भाई कह रहा है एलआईयू यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट मौजूद होती है जब उसका वकील आकर मिलता है। वो कह रहा है सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन सच क्या है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। झूठ बोल रहा है अशरफ। सच यह है कि बरेली जेल में उमेश पाल मर्डर का प्लान बना और 11 फरवरी 2023 को यह सीक्रेट मीटिंग हुई। 24 को उमेश की हत्या हुई है, 11 को यह मीटिंग हुई। बैठक में अशरफ के साथ 8 शूटर भी मौजूद थे। इस बैठक में अतीक का बेटा असद, देख रहे हैं आप, अशरफ के ठीक बगल में कौन बैठा? असद। बैठक में गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान चौधरी जिसको ढेर किया गया। उस्मान चौधरी वही जिसका एनकाउंटर कर दिया गया। करीब 2 घंटे तक यह बैठक जेल में चली। दिन में 1:22 पर 8 लोग अशरफ से मिलने पहुंचे थे। 1:22 पर 3:14 पर यह मुलाकात खत्म हुई। मुलाकात के 13 दिन बाद 11 तारीख को मुलाकात हुई, 11 फरवरी को, और 24 तारीख को उमेश की हत्या हो गई। मोहम्मद अजहर के नाम से मुलाकात का आवेदन दिया गया। अजहर के आवेदन के साथ असद का आधार कार्ड लगा दिया गया। अशरफ से मुलाकात कराने के आरोपों में जेल अधीक्षक सस्पेंड हो गया। डिप्टी जेलर समेत 5 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सोचिए, अशरफ को आपने सुना, वो कह रहा मैं किसी से मिल ही नहीं सकता। वो कह रहा कोई मिलने आता है तो एलआईयू बैठा होता है और कैमरों की नजर में होता हूं। लेकिन उसके बाद भी प्लानिंग कर ली। अब आपको सुनवाता हूं यही बात डॉन अतीक भी कह रहा था कि मैं तो किसी से मिल नहीं सकता, फोन कर नहीं सकता, जैमर होता है जेल में। सुनिए। जेल में फोन नहीं चलता। हाँ, जैमर लगा है, जैमर लगा है। लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी बात हुई है। अरे अब वो क्या कह रहे थे, कहने को तो आदमी बहुत कहता। जेल में फोन नहीं चलता। हाँ, जैमर लगा है, जैमर लगा है। लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी बात हुई है। अरे अब वो क्या कह रहे थे, कहने को तो आदमी बहुत कहता। जेल में फोन नहीं चलता। हाँ, जैमर लगा है, जैमर लगा है। लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी बात हुई है। अरे अब वो क्या कह रहे थे, कहने को तो आदमी बहुत कहता। अब सोचिए जरा, डॉन और डॉन का भाई दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक भाई कह रहा है कैमरे लगे हैं, दूसरा भाई कह रहा है जैमर लगा है। यह सब होने के बावजूद कैसे इन्होंने हत्या की साजिश रची, मैं आपको बताता हूं। जैमर होता क्या है, देखिए जरा। जेल में जैमर होता है या नहीं, वो आपको नजर आ रहा है। लाल रंग से जो पिलर नजर आ रहा है आपको, उसे कहते हैं जैमर। इसी तरह के जैमर जेल में होते हैं।
जेलों में जैमर सिस्टम होता है, हाई प्रोफाइल जो बड़े जेल हैं उसमें यह जैमर लगा होता है। जैमर के अपने आप में शब्द से समझ सकते हैं आप, जैमर मतलब जो सब कुछ जाम कर दे। जैमर लगने से फोन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है और जेल में अपराध की साजिश नहीं रची जा सकती है। जेल से ही किसी को धमकाना मुश्किल है, रंगदारी मांगना मुश्किल है जेल से, क्योंकि जैमर लगा है। जैमर के ऑन करते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है। जैमर सिग्नल फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है, मोबाइल के सिग्नल आपके चले जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। कई मील तक के एरिया में नेटवर्क गायब हो जाता है। सरकार और एजेंसियां इस जैमर का इस्तेमाल करती हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक एंटीना कनेक्टिंग डिवाइस की तरह होता है जो एक कंप्यूटर के जितना बड़ा हो सकता है। बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है। जैमर नजदीकी मोबाइल टावर को रेडियो फ्रीक्वेंसी जो दिख रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जैमर का सिग्नल बेहद मजबूत होता है, फ्रीक्वेंसी को रोक देता है। जैमर का सिग्नल मोबाइल सिग्नल को कवर कर लेता है, मतलब मोबाइल सिग्नल को आने से रोक देता है आपके फोन में। परीक्षा के दौरान भी जैमर का इस्तेमाल होता है, इससे नकल रोकने में मदद मिलती है। दंगे वाले इलाके में पुलिस जैमर लगा सकती है जहां से मोबाइल से फोटोग्राफ, वीडियो या फोन कॉल ना की जा सके। और अमूमन जब वीवीआईपीज आते हैं, प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, राष्ट्रपति कहीं जाते हैं, गृह मंत्री कहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, तो एक गाड़ी आती है जैमर की। वो जैमर वाली गाड़ी आपके मोबाइल के नेटवर्क को खत्म कर देती है, यानी आप किसी को फोन नहीं कर सकते। अब जरा सुनिए, बड़ा सवाल यह है, डीजीपी विक्रम सिंह बता रहे हैं कि जब जैमर लगा था, जब सीसीटीवी लगे थे, तो उसके बाद भी जेल से प्लानिंग कैसे हो गई? सुनिए। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब अधिकांश जेलों में मोबाइल फोन जैमर्स लगे हैं तो माफिया और आपराधिक तत्व किस प्रकार मोबाइल फोन का प्रयोग कर पाते हैं। इसका सीधा उत्तर यह है, भ्रष्ट जेल प्रशासन के सहयोग और उनके आशीर्वाद से। जब माफियाओं को, आपराधिक तत्वों को, अवांछनीय तत्वों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होता है तो जब वो न्यायालय जाते हैं तो तब उनको ये सुविधा दी जाती है। अन्यथा जब जेल के अंदर उनको मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होता है तो मोबाइल फोन जैमर्स स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं या पावर ऑफ कर दिया जाता है, जिससे कि माफियाओं को और आपराधिक तत्वों को पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है मोबाइल फोन का दुरुपयोग करने की और अपने आपराधिक साम्राज्य को चलाने की। तो विक्रम सिंह साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से बताया, लाख जैमर लगे हो, लाख सीसीटीवी लगे हो, जब डॉन माफिया पैसा फेंकता है तो जैमर भी बंद हो जाते हैं और सीसीटीवी भी रिकॉर्ड करना बंद कर देता है। एक तस्वीर आई है, वो आपको दिखाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान की तस्वीर है। अतीक का बेटा बैठा है, अली, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मां के साथ प्रचार करने आया था। शाइस्ता भी थी, एमआईएम के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। ये आप देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी यहां बैठे हुए हैं। ये डॉन की बेगम है। डॉन की बेगम चिट्ठी लेकर आई थी अतीक की। तो अतीक ने चिट्ठी में क्या लिखा है वो जरा सुनिए। हम आपके भाई सांसद अतीक अहमद के अहलिया और वाइफ हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन हम न सियासत में हैं, लेकिन आपके भाई के कहने पर हम यहाँ पे उनका खत जो गुजरात से उन्होंने कल भेजा है उसको आप तक पहुँचाने के लिए हाजिर हुए हैं। सुल्तानपुर के बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों, सलाम वालेकुम। ये मैं सांसद जी का खत पढ़ रही हूँ। एक बार आपके बीच आया था। सांसद बनने के लिए आपने बड़ी मोहब्बत और बड़े जोश से मेरा इस्तकबाल किया था। आपकी मोहब्बत का मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद से बहुत पानी बह गया, हालात बहुत बदल गए और हालात के साथ सोच और फिक्र बदल गई। बदलते बदलते अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और सही राह दिखाई और आज मेरी बीवी जेल में भेजा हुआ मुख्तसर सा पैगाम हमारे रहनुमा और कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में पढ़ रही है, जो मेरे लिए काबिले फख्र है। साथियों, यह लड़ाई न सांसद बनने की है
और न ही विधायक बनने की है, बल्कि हमारी जो तादाद है उस तादाद के हिसाब से पूरे मुल्क में अपनी हिस्सेदारी लेने की बात है। अब दूसरे की बेगारी और मजदूरी नहीं करेंगे और न दूसरे का झंडा ढोएंगे। जिनकी तादाद 100 में से 7 है वह लगातार मुख्यमंत्री बने और उनकी कौम लगातार तरक्की करे। मुसलमानों की तादाद 100 में से 22 है। पूरे मुल्क में हम 35 करोड़ से ज्यादा हैं और हमारे बच्चे या तो टायर का पंचर बना रहे हैं या ड्राइवरी कर रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं। यह लड़ाई अपने बच्चों को IAS और IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की है और तादाद के हिसाब से नौकरियों में हिस्सेदारी की है। आज अल्लाह का शुक्र है एक लीडर हमें मिला है जिनके अंदर बेपनाह सलाहियत, बेपनाह इल्म, बिल्कुल बेदाग और पाक सियासी शऊर रखने वाला एक बहादुर रहनुमा हमें मिला है जिसका कोई सानी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद शख्सियत है जो हुकूमत में मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करता है। अगर कौम का दर्द न होता तो ओवैसी साहब अपना घर, अपने बच्चे और अपना सुकून छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में रात दिन मेहनत न कर रहे होते। हमें तब अफसोस होता है जब मुसलमानों को कमजोर करने वाले कुछ मथाधीस ओवैसी साहब के बारे में तरह तरह की बातें उड़ाते हैं और हम मुसलमान भाई भी बिना सोचे समझे उसमें शामिल हो जाते हैं। सोचिए जरा, अतीक की चिट्ठी पढ़ रही थी, मुसलमानों की भीड़ के बीच ये चिट्ठी पढ़ रही थी और बता रही थी कि मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसा हो, मुकद्दर कैसा हो, लेकिन ये नहीं बता रही थी कि यही अतीक वकार से रंगदारी मांग रहे थे, जीशान से रंगदारी मांग रहे थे और अख्तर से रंगदारी मांग रहे थे। लेकिन जब चुनाव आए तो मुसलमानों के रहनुमा बनने की पूरी कोशिश डॉन और डॉन की बीवी कर रही थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, योगी की राह पर निकल पड़े एकनाथ शिंदे। शिंदे को समझ में आ गया है जीत का एक बड़ा फॉर्मूला यह है कि योगी के नक्शे कदम पर चलिए। योगी जो कर रहे हैं वही जीत की राह भी है, वही लोगों को जोड़ने की राह भी है। यह सिर्फ अकेले शिंदे को नहीं, और भी बहुत से मुख्यमंत्रियों को समझ आ गया है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं जब लखनऊ पहुंचे शिंदे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। एकनाथ शिंदे को गदा दिया गया, ये देख रहे हैं। उसके अलावा उन्हें एक मुकुट भी पहनाया गया। अगली तस्वीर दिखाई सर। उसके बाद एकनाथ शिंदे हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जरूरी है रामलला के दर्शन से पहले। अगली तस्वीर दिखाई जरा, और ये आप देख रहे हैं उसके बाद हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन किए, जहां रामलला का प्रिय हथियार, इकलौता हथियार धनुष बाण उन्हें भेंट किया गया और यह धनुष बाण ही इनका चुनाव निशान भी है। शिंदे कह रहे हैं जब राम का धनुष बाण मेरे साथ है तो राम भी मेरे साथ हैं, उद्धव के साथ नहीं है। रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ की राह पर एकनाथ शिंदे। बुलडोजर के बाद पकड़ा हिंदुत्व का रास्ता। योगी मॉडल से अब उद्धव पर सबसे बड़ा प्रहार। अपने पिताजी की जो मंशा थी उसके खिलाफ जाकर सत्ता की लालच में क्या किया आप जानते हो। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, फिर शिवसेना, उसके बाद शिवसेना का निशान भी छीन लिया और अब बचा हिंदुत्व था, उस पर भी शिंदे ने अपना कब्जा जमा लिया। सब कुछ गंवाने वाले उद्धव ठाकरे बार बार कहते हैं बाला साहब का नाम तो नहीं ले सकते,
बाला साहेब का नाम न सही, लेकिन शिंदे ने बाला साहेब की विचारधारा को अपना लिया है। फायर ब्रांड नेता बाला साहेब की हिंदुत्व वाली विचारधारा को अपना बना लिया है और इसी के साथ ही उद्धव पर शुरू कर दिया है नया हमला। अपने पिताजी की जो मंशा थी, अपेक्षा थी, सपना था, हाँ, उसके खिलाफ जाकर सत्ता की लालच में क्या किया आप जानते हो। तो क्या राम जी लगाएंगे बेड़ा पार? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए बीजेपी का बेड़ा पार कैसे राम जी ने लगाया, ये आप देख रहे हैं। ये आपके सामने मैं कुछ चुनाव के नतीजे रख रहा हूं। 1989 में रामलला आंदोलन से पहले बीजेपी के पास थी 57 सीटें, 57 सीट्स उत्तर प्रदेश में। रामलला का आंदोलन तेज हुआ। 1991 में बीजेपी ने यूपी में अकेले 221 सीटें जीती थी, यानी जो राम का यूपी में राम उसके। और 2012 विधानसभा में देखिए 47 सीटें और उसके बाद 2017 में 312 सीटें बीजेपी ने जीती। फिर चुनाव हुए 2022 में 255 सीटें। तो राम जी ने कैसे बीजेपी का बेड़ा पार लगाया ये आपको नजर आ रहा है। इसी फॉर्मूले पर एकनाथ शिंदे चल रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तक श्री राम का कॉपीराइट उद्धव ठाकरे खुद के लिए मानते थे। उस कॉपीराइट को एकनाथ शिंदे ने छीन लिया। अब इसके बाद चुनाव होंगे। कुछ आंकड़े मैं रखने जा रहा हूं। महाराष्ट्र की डगर इस बार सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजे आप देख रहे हैं। बीजेपी को 105 सीट मिली, शिवसेना को 56 सीट मिली, लेकिन यह शिवसेना उद्धव वाली थी, अब यह शिंदे वाली है। 2019 में एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीट मिली। जब अगला चुनाव होगा 2024 का और 2025 का, तो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की सेना एक तरफ होगी और शिंदे और बीजेपी एक तरफ होंगे। इसलिए जो राम के साथ है, क्या महाराष्ट्र उसके साथ होगा? ये नतीजे ये बताने वाले हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा कैसे उद्धव से हिंदुत्व छीन लिया है शिंदे ने। जो लोगों को जबान दी थी, जो बाला साहेब ठाकरे जी का जो अपने पिताजी की जो मंशा थी, अपेक्षा थी, सपना था, हाँ, उसके खिलाफ जाकर सत्ता की लालच में क्या किया आप जानते हो। इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं और आरोप लगाते जाओ, उसका जवाब हम काम से देंगे। हमारा हिंदुत्व जो है अन्य धर्म का अनादर करने वाला नहीं है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हिंदुत्व हर के घर घर में मन मन में जाएगा, पहुंच जाएगा तो हमारी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। ऐसे डर के वजह से आजादी के बाद लगातार ऐसी कोशिश कई लोगों ने की है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि योगी के नक्शे कदम पर शिंदे चल रहे हैं? उन्हें फॉर्मूला समझ में आ गया, जिसे सूत्र कहते हैं। फॉर्मूला यह है कि योगी ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलवाया, जमकर बुलडोजर चल रहा है। 2017 से ही बुलडोजर में डीजल की टैंक फुल है। अगली तस्वीर दिखाइए। यही बुलडोजर अब मुंबई में चल रहा है, ये आप देख रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता है, उनका एक स्टूडियो था, शिंदे ने उस स्टूडियो पर बुलडोजर चलवा दिया। तो योगी का पहला फॉर्मूला है ये, बुलडोजर एक्शन। योगी का दूसरा फॉर्मूला, अगली तस्वीर दिखाइए। इलाहाबाद को योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज बना दिया, यानी आक्रांताओं की जो निशानी थी योगी उस सब को मिटा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद को अयोध्या बना दिया। योगी का यह दूसरा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर शिंदे भी चल रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह औरंगाबाद को शिंदे ने संभाजी नगर बना दिया है। यही है योगी का एक सूत्र फॉर्मूला, एक सूत्र जो तरीका है कैसे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि योगी की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिसे अपना लिया है शिंदे ने, और उनको समझ में आ गया है कि इनके साथ चलेंगे तो कोई हरा नहीं सकता है। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्ववादी की छवि है, शिंदे कट्टर हिंदुत्व की ही राह पर है।
योगी आदित्यनाथ कहते हैं सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है। शिंदे हिंदुत्व के लिए उन्होंने उद्धव से बगावत कर दी। योगी आक्रांताओं की निशानी मिटा रहे हैं। शिंदे ने औरंगाबाद को संभाजीनगर बना दिया। योगी बाबा बुलडोजर की छवि है उनकी, और शिंदे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहे हैं। योगी साधु संतों का सम्मान करते हैं। शिंदे कहा उन्होंने पालघर अब नहीं होने देंगे। तो ये सारी क्वालिटीज जो हैं, योगी वाली क्वालिटीज शिंदे ने सारी अपना ली हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। शिंदे कह रहे हैं जो संतों के साथ उद्धव राज में हुआ पालघर में, वो आगे नहीं होने देंगे। सुनिए। साधुओं का हत्याकांड जब हुआ तभी भी चुपचाप बैठे थे, लेकिन हमारे सरकार में न साधु कांड होगा, न गौर गरीब लोगों के अन्याय होगा। साधुओं के सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, अभी चिंता की बात नहीं। महाराष्ट्र में अब राम जी के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार वहां काम कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे हैं शिंदे, दोनों की अपनी जिंदगी में, निजी जिंदगी में भी कितनी समानताएं हैं, किस परिवेश से दोनों आते हैं, यह मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहा हूं। यह एल्बम आप देख रहे हैं, देखिए जरा, दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। योगी का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। यह दूसरी तस्वीर शिंदे की देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे का बचपन भी बहुत गरीबी में बीता, यह शिंदे की ही तस्वीर है। योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर के पद पर तैनात थे, यह उनकी तस्वीर है। शिंदे के पिता संभाजी शिंदे एक गत्ते की फैक्ट्री में काम करते थे। योगी ने गणित से बीएससी की पढ़ाई की है और एकनाथ शिंदे ने कला में ग्रेजुएशन किया है। 23 साल की उम्र में योगी सन्यासी बन गए थे। 16 साल की उम्र में आर्थिक तंगी से शिंदे ऑटो चलाने लगे। 1998 में पहली बार योगी सांसद चुने गए। 1997 में पहली बार पार्षद चुने गए थे शिंदे। उत्तर प्रदेश की सत्ता लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 2004 से लगातार विधायक और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। ये है दोनों में समानताएं, और शिंदे को पता है कि योगी वाला रास्ता ही उनकी गद्दी को और कुर्सी को और मजबूत करता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जहां कुर्सी की मजबूती की बात है, वहां गहलोत साहब की कुर्सी डोल रही है। गहलोत से आर पार के मूड में है सचिन पायलट। सचिन पायलट समझ रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, बिल्कुल जगह नहीं दे रहे हैं। 5 से 6 महीने बचे हैं और अभी जो कर लिया वो कर लिया, चुनाव बाद कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सचिन पायलट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये देख रहे हैं, सचिन पायलट ने गहलोत का वीडियो दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये देख रहे हैं, सचिन पायलट बैठे, मीडिया को बुलाया, गहलोत का वीडियो दिखाया, गहलोत के पुराने बयान दिखाए चुनाव से ठीक पहले। अगली तस्वीर दिखाइए, एक चिट्ठी, ये चिट्ठी और डॉक्यूमेंट जारी किए जो गहलोत के वादे थे, वो सचिन पायलट ने उन्हें याद दिलाए। तो सवाल यह, सचिन पायलट पूरी तरह से अब आर पार के मूड में। ये निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। सचिन पायलट ने फिर बगावत के सुर फूंक दिए। राजस्थान चुनाव से 6 महीने पहले गहलोत को आउट करने के लिए फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले गहलोत और कांग्रेस को पायलट की यह आखिरी वार्निंग हो सकती है। पायलट गहलोत के खिलाफ अनशन करने वाले हैं। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। चुनाव से ठीक पहले जादूगर गहलोत के जादुई तिलिस्म को पलीता लगाने की तैयारी कर चुके हैं कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। आइए, तो क्या सचिन पायलट चुनाव से पहले गहलोत की गिल्ली उड़ा पाएंगे?
ऐसी भूमिका में जरूर है। देख रहे हैं आप, ये सचिन पायलट गेंद फेंक रहे हैं और इधर ये देखिए गेंद जाकर लग रही है और गहलोत साहब की गिल्ली उड़ रही है। क्या वाकई सीएम से भी आउट हो पाएंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पायलट ने गहलोत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सचिन पायलट ने जयपुर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पायलट ने कहा, हमने वसुंधरा सरकार पर बहुत आरोप लगाए चुनाव के दौरान। हमने कहा था कांग्रेस की सरकार जांच कराएगी। सरकार के 4 साल बीत गए लेकिन कोई जांच नहीं हुई आज तक। अब चुनाव में सिर्फ 6 से 7 महीने रह गए। लोग सोचेंगे कि कहीं मिलीभगत तो नहीं चल रही है। मैंने 2 बार गहलोत जी को चिट्ठी लिख दी है, लेकिन चिट्ठी का आज तक जवाब नहीं मिला। मैंने हाईकमान को भी सुझाव दिया था, भ्रष्टाचार को लेकर जांच जरूर होनी चाहिए। यह कांग्रेस की विश्वसनीयता का सवाल है। जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। 11 अप्रैल को सचिन पायलट शहीद स्मारक पर अनशन करने वाले, और उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करे, लोग हम पर यकीन करें, इसलिए एक्शन जरूरी है। जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा दोषी कौन है? सचिन पायलट का कहना था कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच दरअसल तालमेल हो गया है, ट्यूनिंग हो गई है, इसलिए अशोक गहलोत जांच नहीं करवा रहे भ्रष्टाचार की। लेकिन पहले अशोक गहलोत ये बयान दिया करते थे। सचिन पायलट को सुनिए। पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को, उसका मुझे जवाब नहीं मिला। तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी के नाम उन्होंने पत्र लिखा, तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। मेरे को जैसा लगता है वो बाकी उनकी मर्जी, दे या नहीं दे। तो मेरा ये मानना है वो प्रभारी जी और वो समय आने पर जवाब देंगे। सचिन पायलट एसर्ट है पार्टी की, यदि कोई सवाल उठा रहे हैं उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है। और इशू करप्शन है, करप्शन के इशू पर, बीजेपी के करप्शन के इशू पर कहीं भी मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं तैयार बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अब पायलट आखिरी वक्त में क्या करेंगे। पायलट वाकई टेक ऑफ कर जाएंगे, पायलट की क्रैश लैंडिंग होगी, क्या होने वाला है आगे, क्या उपाय है चुनाव से पहले, देख रहे हैं। पायलट को वाकई विमान के कॉकपिट में जगह मिलेगी या नहीं? गुट पायलट को सीएम बनाने का दबाव बना रहा था और अब चुनाव में सिर्फ 6 से 7 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में संभावना खत्म। गहलोत किसी भी कीमत पर पायलट को सीएम नहीं देखना चाहते। राजस्थान में आलाकमान ने गहलोत को फ्री हैंड दे दिया है। अब साफ सिग्नल मिल चुके हैं, गहलोत को कोई हिला नहीं सकता। पायलट के पास अब धैर्य रखने के अलावा कोई चारा नहीं। सब्र रखते हैं तो आगे राजस्थान के लीडर बन सकते हैं, कब बनेंगे कोई नहीं जानता। चर्चा यह भी है कि पायलट नई पार्टी भी बना सकते हैं और दिसंबर जनवरी में पायलट ने राजस्थान का दौरा किया। इस दौरान पायलट की सभाओं में भीड़ जुटी। पायलट ने अपनी सियासी शक्ति का भी प्रदर्शन किया और माना जा रहा है कि पायलट ने अपने समर्थकों से चर्चा की बाकायदा। पायलट गुट ने अभी तक इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे इंचार्ज सुखविंदर जी हैं, वो सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के टच में हैं, वहाँ पे लगातार उनसे बात चल रही है। अब ये जो बात उन्होंने कही है कि अनशन पे जाएंगे या 1 दिन का अनशन करेंगे करके, इसको भी लेके हमारे जो इंचार्ज हैं वो उनसे बात करेंगे और जो भी उसके ऊपर डिसीजन लेना या जो भी उसके ऊपर हाईकमांड के साथ डिस्कस करके फैसला लेना, वो इंचार्ज का काम है, वो करेंगे जरूर। तो आप जानते हैं कि रस्साकशी अगर हो रही है तो कहां हो रही है, और वो करें रस्साकशी। मुक्केबाजी करनी है, कुश्ती करनी है, कबड्डी करनी है, करें ना। हमारी क्यों वो पूरे राजस्थान की हालत क्यों खराब कर रहे हैं? ये उनको अधिकार राजस्थान की जनता ने नहीं दिया। ये जो मनगढ़ंत बातें हैं, इन मनगढ़ंत बातों। आइए राजस्थान के बाद अब आपको लिए चलते हैं
प्रधानमंत्री के बहुत बड़े मिशन पर। प्रधानमंत्री का मिशन जंगल सफारी से साउथ की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में थे। बांदीपुरा टाइगर रिजर्व की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइगर रिजर्व में घूम रहे थे। ये तस्वीरें बेशक साउथ की हैं, सफारी की हैं, लेकिन साउथ में कैसे सवारी करनी है बीजेपी को, उसकी तैयारी की। अगली तस्वीर दिखाई। यहां से निकलकर प्रधानमंत्री देखिए कर्नाटक से सीधे दिल्ली लैंड हुए और दिल्ली के बाद सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर मीटिंग करने। पूरे वक्त एक्शन मोड में रहते हैं पीएम मोदी। कर्नाटक में थे पहले, अब कर्नाटक चुनाव की तैयारियों पर सीईसी की बैठक थी आज हेडक्वार्टर पर, तो प्रधानमंत्री वहां थे। अगली तस्वीर दिखाइए। इससे पहले पीएम कहां थे ये देख रहे हैं। चर्च पहुंचे, कर्नाटक से सीधे दिल्ली के चर्च पहुंचे। आज ईस्टर पर चर्च में सभा के दौरान वहां शामिल भी हुए। दक्षिण भारत में खासतौर पर केरल में अच्छी खासी क्रिश्चियन आबादी भी है। अगली तस्वीर दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जब सफारी में नेशनल पार्क में थे तो वहां उन्होंने कैसे हाथियों को गन्ना खिलाया। ये एक तस्वीर देख रहे हैं आप उनकी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं हाथियों को पुचकारते हुए, दुलराते हुए। प्रधानमंत्री का एक लगाव वन्य जीव से, बेजुबानों से हमेशा रहा है। आइए अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं, तो फोटोग्राफी भी की उन्होंने। दूरबीन के साथ उन्होंने सफारी को के नजारे को भी देखा। लेकिन प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। और बाकायदा रिमोट से ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसका भी इनॉग्रेशन किया। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री कर्नाटक में थे और पिछले कुछ वक्त में कई दौरे उन्होंने दक्षिण भारत के किए। ये प्रधानमंत्री के मिशन दक्षिण भारत का हिस्सा है। रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ जंगल सफारी नहीं, मोदी के मिशन साउथ की बड़ी तैयारी है। मोदी की नजर सिर्फ टाइगर पर नहीं, दक्षिण में पैर जमाने और बीजेपी का गढ़ बनाने में है। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। मोदी कर्नाटक से लेकर चेन्नई और दिल्ली तक खुद मिशन में जुटे हुए हैं। सुबह मोदी कर्नाटक में नेशनल पार्क गए, हाथियों को गन्ना खिलाया, तो शाम होते होते मोदी दिल्ली पहुंच गए। कर्नाटक चुनाव पर बैठक की और दिया दक्षिण में कमल खिलाने का मंत्र। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल जब सफारी पहुंचे तो सफारी में क्या किया, सबसे पहले आपको ये बताता हूं, और भारत के लिए कौन सी बड़ी उपलब्धि है। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नेशनल पार्क भी गए, हाथियों से भी मिले। कर्नाटक में पीएम का ये नया रंग देखने को मिला आज। और मोदी ने 20 किलोमीटर लंबी जंगल सफारी की। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमे। पीएम मोदी ने खुद वहां फोटोग्राफी भी की और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने को बहुत खास बताया। पीएम मोदी ने बाघों के नए आंकड़े भी जारी किए कि देश में बाघ बढ़ गए। देश में बाघों की आबादी 3167 हो गई। 4 साल में बाघों की संख्या 200 और बढ़ गई। यानी मोदी सरकार में बाघों का संरक्षण और बढ़ा है। दुनिया के 75% बाघ भारत में है। मोदी मधुमलाई नेशनल पार्क भी गए और यहीं ऑस्कर विनिंग जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो यहीं शूट की गई थी। फिल्म में नजर आए हाथियों और उसे पालने वालों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। मोदी ने प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति प्रेम दिखाया है, कहा प्रकृति की रक्षा करना संस्कृति का हिस्सा है। दक्षिण के राज्यों में लोगों का प्रकृति से बहुत खास लगाव भी है। जंगल और जानवरों को बहुत अहम हिस्सा मानते हैं यहां के लोग। जंगल सफारी से मोदी की छवि और ज्यादा मजबूत हुई है। दक्षिण के लोगों में मोदी का सम्मान और बढ़ेगा। मोदी की छवि और सम्मान वोट बैंक में बदलेगा। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री पिछले कुछ वक्त में ही न जाने कितने दौरे कर चुके हैं दक्षिण भारत के। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा, ये चेन्नई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। चेन्नई में प्रधानमंत्री की फैन फॉलोइंग देखिए। भारी भीड़, फूलों की बौछार प्रधानमंत्री पे हो रही थी। ये बेवजह नहीं थी। प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा मिशन है। उस मिशन के बारे में आपको बता रहा हूं। इस मिशन को कैसे जीत में कन्वर्ट करना है, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं
दक्षिण भारत का नक्शा आप देख रहे हैं। राज्य कौन कौन से? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और इसमें कुल सीटें 128 लोकसभा सीटें हैं। इन्हें जीतना है 24 में। अभी स्टेटस क्या है? अभी देखिए, तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, आंध्र प्रदेश में 25 में 0, तमिलनाडु में 39 में 0, केरल में 19 में 0 और कर्नाटक में 28 में 25, यानी सिर्फ कर्नाटक ही है जहां बीजेपी के पास अच्छी पकड़ है। 128 में से कुल साउथ में 128 में 29 सीट है। इसी दायरे को प्रधानमंत्री को मैक्सिमम तक ले जाना है। यह कैसे मुमकिन होगा? तो राज्य दर राज्य प्रधानमंत्री जाकर दौरा कर रहे हैं। यह तस्वीर मैं आज की दिखा रहा हूं आपको। मैसूर में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैसूर में लोगों के बीच पहुंचे, लोगों से मिले। तो मिशन कर्नाटक को कैसे जीतेंगे पीएम मोदी, क्योंकि कर्नाटक के जो आंकड़े हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। मोदी दक्षिण में बीजेपी को मजबूत करने में जुटे, इसके लिए उनका पहला पड़ाव है कर्नाटक। और क्योंकि अगले महीने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, 10 मई को सभी 228 सीटों के लिए मतदान होगा, इसलिए कर्नाटक में मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इस साल अब तक 8 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं मोदी। दरअसल दक्षिण में बीजेपी का इकलौता किला अगर कोई है तो वो कर्नाटक है, जिसको बीजेपी किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहती है। सर्वे में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, इसलिए मोदी खुद चुनाव प्रचार की अगुवाई कर रहे हैं। चुनाव से पहले कर्नाटक में उनकी 20 रैलियों का प्लान है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के गढ़ में मोदी रैली करेंगे, और ताकि कर्नाटक में रुझान फिर बीजेपी के पक्ष में आ जाए। कर्नाटक से मोदी 2024 के मिशन में जुटे हुए हैं। कर्नाटक से ही मोदी को साउथ में सबसे ज्यादा सीट मिली है। 28 में से 24 सीट बीजेपी 2019 में जीती। इस कामयाबी को मोदी और बेहतर करना चाहते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक को लेकर कितने एक्टिव हैं कि दिल्ली में लैंड हुए, और दिल्ली में लैंड होते ही कर्नाटक चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। केंद्रीय चुनाव, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई साहब मौजूद हैं, बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा मौजूद थे। इस बैठक में क्या हुआ कर्नाटक चुनाव को लेकर, यह आपको बताता हूं। देखिए जरा, इस बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद थे। चुनाव समिति की यह बैठक थी जो कि दिल्ली में हुई, और कर्नाटक पर बीजेपी लिस्ट जारी करेगी, यानी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। कर्नाटक दौरे से आज ही प्रधानमंत्री मोदी वापस आए हैं, मतलब कर्नाटक से प्रधानमंत्री को सीधा फीडबैक मिला है। और बैठक में कर्नाटक से सीएम बसवराज बोम्मई शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से ही आते हैं और उन्हें जनाधार और जातीय समीकरण का बखूबी अंदाजा है। नड्डा, अमित शाह और येदियुरप्पा पहले भी मीटिंग कर चुके हैं। उम्मीदवारों की एक सूची बना ली गई है और मोदी की मोहर के बाद कर्नाटक की सूची जारी हो जाएगी। 200 नामों का ऐलान किया जा सकता है इस बैठक में। अब एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मिशन साउथ में सिर्फ कर्नाटक नहीं है, मिशन साउथ में तेलंगाना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह आप देख रहे हैं, हैदराबाद की तस्वीर है। प्रधानमंत्री वहां कई वंदे भारत साउथ में इनॉग्रेट कर चुके हैं, और ट्रेन के रास्ते, रेल के रास्ते प्रधानमंत्री सीधे कनेक्ट होंगे दक्षिण भारत से भी। देखिए तेलंगाना विजय की तैयारी कैसे है, कैसे जीतेंगे चार मीनार। 14 महीने में 5वीं बार तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी। बीजेपी को मजबूत करने की यहां कवायद है। तेलंगाना में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है और बीजेपी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है, यानी तेलंगाना में कांग्रेस का विकल्प बनने की पूरी तैयारी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिली। कर्नाटक के बाद दक्षिण में बीजेपी का दूसरा द्वार है। हैदराबाद समेत तेलंगाना में बीजेपी काफी सक्रिय है। 2020 में हैदराबाद निकाय चुनाव में 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, मतलब बीजेपी धीरे धीरे अपना जनाधार यहां बढ़ा रही है। तेलंगाना में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, इसे देखते हुए मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए, और 2024 चुनाव के लिए भी तेलंगाना पर बहुत खास जोर है। सिर्फ तेलंगाना नहीं, प्रधानमंत्री मोदी यहां गए तो उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा। सुनिए। कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे,
उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तो बात तेलंगाना की हो गई, केरल पर भी नजर है। केरल पर नजर है इसलिए देखिए जरा, एके एंटनी के सुपुत्र अनिल एंटनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी केरला जाएंगे दौरे पर, तो अनिल एंटनी उस मंच पर हो सकते हैं। अब एक और राज्य बचता है तमिलनाडु। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, एमके स्टालिन प्रधानमंत्री को आज लेने के लिए पहुंचे थे, रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। खुद प्रोटोकॉल वैसे होता है जाने का, लेकिन उसके प्रोटोकॉल के तहत पहुंचे थे। लेकिन इससे इक्वेजन क्या मिल रही, क्या होने वाला है दक्षिण में, तमिलनाडु में खासतौर पे। तमिलनाडु में मोदी से गर्मजोशी से मिले स्टालिन, एयरपोर्ट से स्टेशन तक मोदी के साथ रहे। स्टालिन डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, जबकि राज्य में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन स्टालिन अब मोदी से करीबी बढ़ा रहे हैं। दक्षिण में एक नई जुगलबंदी की सुगबुगाहट तेज हो गई है, यानी बीजेपी डीएमके के गठबंधन की बात होने लगी है। 1999 में पहले भी डीएमके गठबंधन में शामिल हो चुकी है। वाजपेयी सरकार में डीएमके गठबंधन में थी। स्टालिन मानते हैं कि मोदी लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता हैं, मोदी के साथ जुड़ने से उन्हें वोट बैंक का फायदा होगा। वहीं बीजेपी तमिलनाडु में जमीन मजबूत करना चाहती है। उसे पता है कि तमिलनाडु दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, 2024 में बड़ी जीत के लिए तमिलनाडु में कामयाबी जरूरी है। इसके लिए उसे एक मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी की जरूरत है, और स्टालिन बीजेपी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। स्टालिन जानते हैं उन्हें मोदी की जरूरत है, और मोदी जानते हैं कि स्टालिन से तमिलनाडु का रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये मोदी का मिशन दक्षिण भारत था। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। जी मैं जानता हूं आपका बिल्कुल वेस्ट शेड्यूल है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, सीधा सवाल पे आता हूं। जय भवानी और जय श्री राम के नारे से आप वो फ्लाइट में लेके सारे विधायकों को प्रभु श्री राम के द्वारे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन